सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में विफाकी काबीना अरकान और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा मुलाकात का अहवाल। देखिए हुदा, ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है वजीर आजम और आर्मी चीफ की, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी काबीना के बाद अहम अरकान और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्क की दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इसमें बताई गई कि क्या है इस वक्त मुल्क की सरहदी सूरत हाल पर भी आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी। LOC पर भारत की तरफ से अब तक जो इकदाम किए गए हैं, जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, उस बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ये मुलाकात खासी देर तक जारी रही, जिसमें अस्करी क़यादत ने कौमी क़यादत को, सियासी क़यादत को मुल्की मामलात के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर का कहना है कि कोरोना के बाद शरह सूद में 6.25% कमी की जा चुकी है। मार्च के बाद शरह सूद को 13.25% से कम करके 7% किया गया। अभी इकोनॉमिक रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और अभी भी कुछ अनसर्टनिटीज़ हैं, कुछ रिस्क्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं सरमायाकारों की। इसलिए एक स्टेबिलिटी को रखना भी बड़ा अहम है। इसीलिए आज ये फैसला हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स को इसी लेवल पे रखा जाए। जब से कोविड शुरू हुआ, आप जानते होंगे कि कोविड से पहले जो पॉलिसी रेट था वो 13.25% था, 13.25%, और उसको तकरीबन 3 महीने के अंदर इसको 7% पे लाया गया। स्टेट बैंक की हिस्ट्री में, हमारी तारीख में, इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी और इतने ज़्यादा अमाउंट से कभी नहीं गिराएगा। और ये इसीलिए कदम उठाया गया क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी में अनसर्टनिटी बहुत थी और ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी तारीख में पहले शायद कभी नहीं आया। पॉलिसी रेट से ये फ़ायदा हुआ कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपनीज़ की वैल्यूएशन को डिटर्मिन करता है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो फाइनेंशियल वर्थ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों मेजर से हमने काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्वेंसी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने से बचाया। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने कराची बहाली पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पैकेज के तहत सौदाबाद चौरंगी ता थटू नाला सड़क की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। सड़क को 31 अक्टूबर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। शहरियों के लिए बड़ी खबर है कि सिंध हुकूमत ने कराची बहाली पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और तामीराती काम इस सिलसिले में आगाज़ कर दिया गया है। इस पैकेज के तहत सौदाबाद चौरंगी ता थड्डू नाला सड़क की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है और इस सड़क को 31 अक्टूबर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया है। बेशतर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि महंगाई के सताए आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपये का इजाफा किया गया है। कराची में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरी परेशान। कोई रात भर सो नहीं पाता तो किसी को रोजगार कमाने में मसाइल, और हद तो ये कि रिक्शा ड्राइवर भी 80,000 का बिल आने का रोना रोने लगा। लोड शेडिंग ने तो इतना परेशान किया कि रात को नींद ही हराम हुई हुई है। 4-4, 8-8 घंटे बिजली जा रही है, बिलें ज़्यादा दे रहे हैं, समझ गए ना। मेरा अभी 80,000 रुपये, मैं गरीब रिक्शे वाला हूँ, 80,000 रुपये मेरा बिल आया, मैं कहाँ से भरूँगा। लोड शेडिंग के टाइमिंग अपनी जगह वो अलग है, लेकिन उसके बाद भी यानी कि कोई भरोसा नहीं कि इस टाइम लाइट हो ना हो, कोई वो नहीं है लोगों को फिक्र फाका। मैं क्रॉसिंग में रहता हूँ, वहाँ तो 2-2, 4-4 घंटे जाती, आने का मालूम नहीं होता। दूसरी तरफ नेपरा भी अवामी समात के लिए शहर कायद में मौजूद है। कराची के शहरी सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारी बिलों के एवज उनको बिजली की फराहमी बगैर किसी ताअतुल के जारी रहे। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची।
کہ الیکٹرک کے لائسنس میں ترمیم سے متعلق نیپرا کی عوامی سماعت بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ چیئرمین نیپرا نے سماعت قبل اس وقت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت اسلام آباد میں طلب کر لی۔ چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی سربراہی میں کے الیکٹرک انتظامیہ، بزنس کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت اور رائے کے لیے کراچی میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین نیپرا نے اسٹیک ہولڈرز کے الیکٹرک کے لائسنس سے متعلق ترمیم کی سماعت میں ان کا موقف اور مسائل سنے۔ بزنس مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم تیلی نے کے الیکٹرک کی ڈسٹریبیوشن لائنز میں ترمیم کے ساتھ دیگر کمپنیوں کو بھی بجلی فراہم کرنے کے لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ نیپرا اور یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ پلانٹڈ بھی تھے یہاں، اور کچھ لوگوں کو ایسی تعریفیں کر رہے تھے جو کرنی نہیں چاہیے۔ چیف فائنینشل آفیسر کے الیکٹرک عامر غازیانی نے کہا کہ کے الیکٹرک 2023 تک شہر کے ہر علاقے میں بجلی کی فراہمی کا پابند ہے۔ کچھ ڈائریکٹیوز بھی ہیں جس میں جو کمپٹیشن ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور جب امینڈمنٹ ہوئی ہے نیپرا ایکٹ میں 2018 میں، اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، اس کا ایک فریم ورک بننا ہے، اس کے جو ہے وہ پراپر ڈسکشن ہونی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ سارے ایلیمنٹس کو کنسیڈر کیا جائے۔ عوامی سماعت میں کے الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی ہوئی، جس پر چیئرمین نیپرا نے تنبیہ کی اور سماعت کچھ وقفے کے لیے ملتوی کر دی۔ چیئرمین نیپرا نے قبل از وقت سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت اسلام آباد میں ہوگی۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ کے الیکٹرک پر نیپرا کی بیٹھک ہوئی، جس میں سیاسی رہنما بھی کے الیکٹرک پر خوب گرجے برسے۔ ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار نے کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 15 سال میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کے نتائج نظر نہیں آتے۔ کے الیکٹرک آج بھی پروفٹ میں ہیں۔ اگر آپ آج 6 بلین پروفٹ میں ہیں اور آج آپ اپنے شیئر انٹرنیشنل کمپنیز کو بیچ رہے ہیں، تو وہ کراچی کے لوگوں کا آپ پر احسان ہے جو آپ کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ اب نہیں سر، لائسنس کینسل کر کے ان کو پکڑیں، ان کی مینجمنٹ کو پکڑیں اور فورینسک آڈٹ کریں، اور ہمارے جتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے تو صرف ہمارے کلاب ایکٹ کے پیسے ہیں جو ان کو واپس کرنے ہیں۔ ہمارے قومی اداروں کے 200-300 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں، اور یہ وہ کمپنی ہے کہ جس نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے۔ اور لاہور سے خبر، جہاں عرصہ دراز سے چلی آنے والی خاندانی دشمنی کا باب ختم ہو گیا۔ لکھو ڈیرہ سے شروع ہونے والی لڑائی میں 3 دشمندار گروہوں میں صلح ہو گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے پر۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ عرصہ دراز سے جو دشمنیاں چلی آ رہی تھی لاہور میں، ان میں جو بڑے نام سے جس میں لکھو ڈیر کا ایک گروپ تھا، سیل شفقت بٹ جو MP بھی تھے مسلم لیگ نون سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سیل کیسر بٹ اور افطار بٹ تھے، یہ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور اندرون شہر کا جو علاقہ تھا اس میں 30 ٹرکوں والا ایک بہت بڑا جو گروپ تھا، جن کے صاحبزادے بلال چیپی جو تھے وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج تینوں گروپس کی آپس میں جو دشمنیاں عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی، ان کے درمیان صلح ہوئی ہے، اور یہ صلح سیل شوکت بٹ کے جو ان کا ڈیرا ہے وسیم گاؤں میں، یہاں پہ ہی جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور اس میں جو افراد نے صلح کی، اور یہ مولانا عبدالقدیر آزاد نے، تینوں گروپ جو تھے ان کی آپس میں جو یہاں پہ صلح کروائی اور ایک دوسرے کے گلے بھی ملے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں خواجہ عمران نذیر، ان کا بھی اس میں بڑا کردار تھا، اور وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے قاسم ضیاء اور دیگر جو معززین علاقہ کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ یہاں پہ موجود تھی، جو اس صلح کے موقع پہ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں آپ کو بتایا کہ اب تمام افراد جو ہیں وہ ان کے درمیان صلح ہو چکی ہے، اور 22 افراد کے قتل جو تھے ان کو تمام افراد نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے، اور تمام جو کیسز تھے لاہور کے مختلف تھانوں میں ان کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ یہ دشمنیاں عرصہ دراز سے چل رہی تھی، اور تینوں گروپوں کے اگر ان کے جو افراد کی تعداد دیکھی جائے تو 22 کے قریب افراد تھے وہ اپنی جان کی بازی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ عرفان ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کے نئے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی فضل الرحمان کو دینے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائیے گا تو اب اس تحریک کو لیڈ کریں گے مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے، جب اپوزیشن کل آل پارٹیز کانفرنس میں بڑے بڑے فیصلے کر رہی تھی تو ساتھ یہی فیصلہ ہوا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نام سے جو الائنس بن رہا ہے اس کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس پر
अक्सरियती जो शुरका शरीक जमातें थी उनकी तरफ से राय आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान को इसकी सरबराही करनी चाहिए, जो तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार सियासतदान है, और इस इत्तेहाद की सरबराही वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इससे इख्तलाफ नहीं किया, जिस पर तमाम शुरका ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि जैसे ही इस इत्तेहाद के गराज व मकासद और इसका प्लान ऑफ एक्शन की तारीखें तय होती हैं तो उसके साथ ही सरबराही का ऐलान कर दिया जाए। कल मौलाना फजलुर रहमान पर सब ने इत्तफाक कर लिया था, लेकिन इसका ऐलान नहीं हुआ। यही तय हुआ कि जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन अनाउंस होगी तो उसके साथ ही इसकी सरबराही का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अभी ऐलान का इंतजार है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक अपडेट करने के लिए। महकमा रेलवे के शोबा लैंड की मिली भगत या मुजरिमाना गफलत कहें कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रेलवे की 86 कनाल अराजी पर 24 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन कायम होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे शोबा लैंड की मिली भगत या मुजरमाना गफलत महकमे को अरबों रुपए के नुकसान से दो चार किए जाने का इंकशाफ है वो सामने आया है। और ये इंकशाफ हुआ है कि रेलवे की 86 किनाल अराजी के ऊपर 24 जो गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप और CNG पंप जो है वो तामीर किए गए हैं। और ये पेट्रोल पंप्स और CNG पंप जो है लाहौर समेत रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, कोयटा और पेशावर में रेलवे की अराजी के ऊपर है वो किए गए हैं। और ज़रा का ये भी कहना है कि कराची डिवीज़न में 11 पेट्रोल पंप्स की गैर कानूनी तौर पर तामीर की का इंकशाफ है वो हुआ है। और बात करें पेशावर की तो पेशावर में 5, लाहौर डिवीज़न में 2, मुल्तान डिवीज़न में 3, जबकि रावलपिंडी डिवीज़न में 1 जो पेट्रोल पंप है वो तामीर किया गया। सराय का ये कहना है कि रेलवे इंतजामिया की तरफ से इन तमाम कीमती अराजी की वागुजारी के लिए सूबों से मदद की अपील करने का फैसला है वो किया गया है। और कुल 24 पेट्रोल पंप हैं वो गैर कानूनी तौर पर होने का इंकशाफ है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया, लेकिन सऊदी अरब में जाने वाले और ओवरसीज मुलाजमीन को टिकट नहीं मिल सके। शहरी PIA हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगा लगा कर ख्वार होने लगे हैं। इसी हवाले से बताएंगे वलीद चौधरी। जी वलीद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाद जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा शुरू हुआ। जो मुसाफिर हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से जो सऊदी अरब की तरफ जाना है अपने कारोबार की घर से री एंट्री है, उसकी वजह से चूँकि इस ब्रांच में, इस ऑफिस में जो लोड है लोगों का वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उन्हीं से ये जाना जाए कि आखिर मसला क्या है। हम लोग सुबह से आए हैं, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इधर आया है, अभी तक नंबर नहीं आया। तकरीबन 500-600 लोग हैं। जो आदमी अंदर जा रहा है उसको बस बोलता है कि आपको मैसेज आएगा। जिसको मैसेज आता है जो रिटर्न टिकट है फिर उससे 34,000 रुपये भी वसूल होएगा। और इसके बाद कोरोना टेस्ट भी, उसका जो भी अपना टाइम है 24 घंटे, उसके अंदर अंदर सऊदी में जाना चाहिए। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि कोई इस तरह का मैकेनिज़्म सिस्टम बनाया जाए ताकि जो तमाम तर जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर सऊदी अरब जाना है तो उनका जो मसला और मामला है वो हल हो सके। और जो 29 और 30 की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले ही जो तमाम जो मरला है वो मुकम्मल तौर पर उस पर जो अमल दरामद है वो हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कोरोना लहर के बायस इराकी हुकूमत ने अरबाइन के लिए PIA का खुसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है। PIA के खुसूसी परवाज़ें 27 सितंबर से शुरू होना थी, ताहम अब ये इजाज़तनामा मनसूख हो गया है। कोरोना लहर के बायस ये फैसला किया गया है। इराकी हुकूमत ने अरबाइन के लिए PIA का खुसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है। वाज़ेह है कि PIA की खुसूसी परवाज़ें 27 सितंबर से शुरू होना थी, ताहम कोरोना की नई लहर के बायस ये फैसला किया गया है। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हज़ारों की तादाद में ख़राब अंडे पकड़ लिए गए। खून आलूद अंडों से बेकरी मसनूआत की तैयारी पर अदनान बेकरी और न्यू रिवाड़ी बेकर्स को सील कर दिया गया है, जबकि बेकरियों से बरामद शुदा 3000 से ज़ायद टूटे और ख़राब अंडे मौके पर ही तल्फ कर दिए गए। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी हुकाम ने अमजद एग स्टोर पर ख़राब अंडे पाए जाने पर 5000 से ज़ायद अंडों को तल्फ कर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1840 साशे गुटखा, 50 लीटर ऑयल, 20 किलो दूध और 12 किलो मसाले भी तल्फ कर दिए गए। 600 किलोग्राम चीनी, 150 किलो आटा, 60 किलो तैयार शुदा गैर मयारी अशिया और 70 साशे गुटखा बरामद किया गया।
फैसलाबाद में पसंद की शादी करने के रुझान में इजाफा हो गया है। आदाद शुमार के मुताबिक रोजाना औसतन 13 जोड़े पसंद की शादी करते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, इस बारे में क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिला में घर से भागकर शादी करने के रुझान में हर साल इजाफा हो रहा है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 13,020 जोड़ों ने घर से भागकर शादी की। इसको रोजाना की बुनियाद पर देखा जाए तो 13 जोड़े रोजाना औसतन घर से भागकर शादी कर लेते हैं। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार इस हवाले से जो बताए गए हैं, उनका ये कहना था कि 6 साल के अंदर जो लड़कियां घर से भागी है, उनके वालिदैन की जानब से लड़के के अहले खाना पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। उनके वालिदैन के साथ साथ उनकी बहनों और बेटियों को भी उस पर नामजद किया गया, मगर 1023 मुकदमात ऐसे थे जिनमें निकाहनामा लड़की की जानब से पेश किया गया और वो मुकदमा तमाम खारिज हो गए। फैसलाबाद पुलिस का भी ये कहना था कि 6 साल का जो दादोशुमार है, उसके मुताबिक हर साल लड़कियों और लड़के के घर से भागकर शादी करने के रुझान में इजाफा नजर आ रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस हुकाम का ये भी कहना था कि इसको रोकने के लिए सोसाइटी, वालिदैन और जोड़ों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। वालिदैन जो है उनकी बात को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से अहमद खान कमोका ने मुलाकात की और तहरीक लब्बैक छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने NA 169 से इलेक्शन लड़ा था। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हम हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को अपनी पार्टी में वेलकम कहते हैं। इस मौके पर अहमद खान कमोका का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए बहुत काम किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से अहमद खान कमोका ने मुलाकात की और तहरीक लब्बैक छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और कराची से खबर है, जहां मलिर के इलाके में खस्ता हाल लिंक रोड पुल को मरम्मत के बगैर ही छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। लिंक रोड पुल को 5 साल पहले खस्ता हाली की वजह से बंद कर दिया गया था। कराची के इलाके मलिर में खस्ता हाल लिंक रोड पुल को मरम्मत के बगैर ही छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। लिंक रोड पुल को 5 साल पहले खस्ता हाली की वजह से बंद कर दिया गया था। इस हवाले से बात करेंगे मोहसिन सियाल से। मोहसिन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जो है ये मलिर लिंक रोड है जो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाता है। इसका पुल जो है ये खस्ता हाली की वजह से तकरीबन 5 साल पहले बंद कर दिया गया था और नदी के बीच में से रास्ता निकाला था जिससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बुलेटिन से।